किशोर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट की सराहना की। आपके मार्गदर्शन से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। हिंदी ऑडियो स्टोरी की श्रृंखला में आज की कहानी का शीर्षक है भुला दो उन यादों को। कहानी के लेखक हैं अनिरुद्ध चौधरी। कहानी पाठ में एवं विभिन्न चरित्र में मैं किशोर दास। लीजिए प्रस्तुत है भुला दो उन यादों को। स्टेशन पर ट्रेन 2 घंटे की देरी से पहुंचा। पश्चिम में एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन है। दोस्त सत्यजीत के आमंत्रण पर आया हूं। अंचल के इस क्षेत्र में जमीन के नीचे बहुत सी खनिज संपदा पाए जाने की संभावना है। एक प्राइवेट कंपनी में ग्राउंड इंजीनियर के पद पर सत्यजीत सेन यहाँ आए हुए हैं जांच करने, और आते ही मुझे लेटर लिखकर बुलवाया कि मैं यहाँ कुछ दिन बिताकर जाऊँ। स्टेशन से उसके रहने की जगह 5 किलोमीटर दूर ही है। स्टेशन से 1 किलोमीटर के बाद रास्ते में पड़ता है कृतांतपुर का जंगल। उस जंगल को पार करके आधा किलोमीटर और आगे जाने पर तंतनिया नाम का एक छोटा सा आदिवासी गांव पड़ता है। उस गांव में ही कैंप लगाकर सत्यजीत अपने इस खनिज जांच का प्राथमिक काम कर रहा है। यह सारी खबर मुझे उसकी चिट्ठी से ही मिली थी। स्टेशन एरिया से मैं निकल आया। मार्च महीने की दोपहर। ट्रेन के अंदर पूरी दोपहर असहनीय गर्मी का एहसास किया था मैंने। जंगल की तरफ से आने वाली हवा ने थोड़ी राहत दी थी। एक तांगा या रिक्शा मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन इस छोटे से स्टेशन में कुछ भी नहीं था। एक बैलगाड़ी ज़रूर खड़ी थी, लेकिन गाड़ी वाला कृतांतपुर के जंगल को पार करके तंतनिया गांव जाने के लिए कतई राजी नहीं हुआ। बस फिर क्या था, एक छोटे से दुकानदार से रास्ते का पता पूछकर पैदल चलना शुरू किया मैंने। आंधी शुरू हो गई और साथ में बारिश भी। साल के बड़े पेड़ों से होते हुए जोर से हवा चलने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने कुछ ही देर में मुझे पूरी तरह से भिगो दिया। जंगल के अंदर आंधी तूफान का भी अपना एक अलग ही सौंदर्य है, लेकिन उस भयंकर सौंदर्य को निहारने या भोग करने की मुझमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। मुझे उस समय सिर्फ एक आश्रय की तलाश थी, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में आ गया था कि जंगल में मैं रास्ता भटक चुका हूँ। लेकिन इस आंधी और बारिश में ऐसे आगे बढ़ते रहना तो संभव नहीं है, तो मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बस ऐसे ही मुझे इस तेज बारिश और तूफान से खुद को बचाना होगा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होने को आ गई और उस बारिश में भीगने के कारण मुझे अब ठंड सी महसूस होने लगी थी। ठीक ऐसे समय पेड़ों के बीच से एक रोशनी की झलक दिखाई दी थी। उस रोशनी को देखते ही मेरे मन में जो आनंद की अनुभूति हुई, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था। इस तेज बारिश ने मेरे चारों तरफ एक मुश्किल पैदा कर दी थी, और उस मुश्किल की घड़ी में वह रोशनी मेरे लिए एक उम्मीद की रोशनी बनकर आई थी। उस तेज बारिश की परवाह ना करते हुए मैं हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा।
5 मिनट में पहुंच भी गया। एक फैला हुआ सा बड़ा सा मठ और आसपास बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर और घरों के बीच अपना सर जैसे उठाकर खड़ा हो। एक पल को देखकर लगा कि किसी समय यह मठ बहुत चर्चित रहा होगा और इस मठ के कारण ही चारों तरफ के मंदिर और घर बने होंगे। इस बीच आंधी और बारिश ने अपना तांडव रूप मचा रखा था। मठ के चारों तरफ या आसपास देखने का मौका मुझे तब नहीं मिला। आगे बढ़कर मठ के दरवाजे को खटखटाया। एक बार, 2 बार, कोई आवाज नहीं। मैं तब ठंड के मारे कांप रहा था। तीसरी बार खटखटाने पर दरवाजे के उस तरफ से एक चलने की धीमी आवाज आई। आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई। आवाज आकर रुक गई। दरवाजा खुल गया और मेरा सामना एक विचित्र सी आकृति के साथ हुआ। उसने अपने हाथ में जो लालटेन पकड़ी हुई थी, उसकी रोशनी में ही मैंने उसके पूरे शरीर को देखा। पतला सा लंबा शरीर, शरीर पर लाल रंग का लबादा जो कि पैर की एड़ी तक आकर लटका हुआ था। सिर पर लंबे लंबे बाल और सिर पर महिलाओं की तरह बीच से मांग। उसके लंबे बाल कंधे से झूलते हुए उसके शरीर पर लटक रहे थे। चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखें तेज। क्या काम है? उस आकृति के गले की आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। बहुत ही सभ्यता भरी आवाज। ऐसे आकृति के गले से ऐसी सभ्यता भरी आवाज की आशा ही नहीं की जा सकती थी। इस घने जंगल में, इस आंधी तूफान और तेज बारिश के बीच मैं रास्ता भटक गया हूँ। आज की रात अगर यहाँ बिता सका तो अवश्य, क्यों नहीं। उसने मुझे अपनी बात खत्म करने नहीं दी। आइए आइए, भीतर आइए। आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। उसके पीछे पीछे चलते हुए मैं मठ के अंदर आ गया। इस अमावस की रात में आंधी और बारिश में कृतांतपुर के जंगल से कहाँ जा रहे थे? बहुत हिम्मत वाला भी यह साहस नहीं करता है। जा रहा था तनतनिया गांव। तनतनिया गांव? क्यों? मेरा एक दोस्त वहाँ नौकरी करने आया है। उसके आमंत्रण पर ही जा रहा था। उसके स्टेशन पर मुझे लेने की बात थी, लेकिन स्टेशन पर आपको वह नहीं दिखे। यही तो। आपके दोस्त ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है। इस काली अमावस रात में कोई भी कृतांतपुर के जंगल से जाने का साहस नहीं करता। और अगर यह बात भी वह आपको बता देते तो और भी बुद्धिमानी का काम करते। बात करते करते हम लोग मठ के अंदर की तरफ जा रहे थे। वह कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, चलिए जाने दीजिए उन बातों को। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ इस मठ का महंत भैरवनाथ। मठ के बाकी सदस्यों की ओर से एवं मेरी ओर से भी आपको इस मठ में रात बिताने का सादर निमंत्रण देता हूँ।
हम एक हॉल जैसे कमरे से जा रहे थे। महंत ने ताली बजाई। कमरे के एक कोने से एक आकृति निकलकर सामने आई। यह भी देखने में पहले वाले महंत के जैसे ही था, बस लबादे का रंग लाल नहीं था, गेरुआ था। यह है ब्रह्मचारी जीवांतक, इनके साथ जाइए, यह आपकी देखभाल करेंगे। मुझे कुछ काम है, आपसे बाद में मुलाकात होगी। कमरे के एक अंधेरे कोने में महंत चले गए। महंत को धन्यवाद कहकर मैं चला जीवांतक के पीछे पीछे। बड़े हॉल को पार कर सामने आया एक छज्जेदार बरामदा और उससे लगी हुई एक पत्थर की सीढ़ी। जीवांतक के पीछे पीछे चढ़ने लगा। उसके हाथ की लालटेन से दीवार पर छाया दिखने लगी। ये मठ निश्चित ही बहुत पुराना है। आसपास के मंदिर और घर जो मठ के समय में बनी हुई होंगी, वह सब टूट फूट गई हैं। अब उसमें पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। दूसरे तल में चढ़ गया। दाहिने तरफ थोड़ा सा आगे जाकर एक कमरे के सामने रुक गया। ब्रह्मचारी ने दरवाजा खोला। अंदर आ गए दोनों। बहुत ही साफ सुंदर और सजाया हुआ कमरा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि घने जंगल के बीच में एक सुनसान पुराने मठ में इतना सुंदर एक घर हो सकता है। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर लाल रंग के कीमती पर्दे लगे हुए थे। एक कोने में महंगी लकड़ी की एक सिंगल पलंग, पलंग के ऊपर चादर लाल रंग की। कमरे के अंदर टेबल, अलमारी, चेयर और जितनी भी चीज़ें थी, सभी खूब महंगी लग रही थी। घने जंगल के अंदर यह व्यवस्था एक राजसी ठाट बाट के जैसी थी। एक तरफ दीवार में महंत भैरवनाथ का बड़ा सा तैल चित्र से बना पोर्ट्रेट, दूसरी तरफ की दीवार में एक बहुत ही भयंकर सी दिखने वाली पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट की तरफ देखने से ही जैसे डर के मारे इंसान जम सा जाए। सारी दुनिया की अमंगल छाया जैसे इस चित्र को देखते ही आ जाती थी। किसी धार्मिक मठ के अंदर इस तरह के चित्र का रखा जाना थोड़ा संदेह लाता था। अलमारी खोलकर ब्रह्मचारी मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े ले आया। गेरुआ रंग का लबादा और उसी रंग की एक लुंगी जैसा कपड़ा। कौतूहल होकर बस मैंने पूछा, अच्छा, यह किसकी तस्वीर है? ब्रह्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप लोग किस संप्रदाय के भक्त हैं? यथा समय महंत श्री आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए होगा, इस घंटे को बजाइएगा, मैं आ जाऊँगा। बहुत थोड़ा सा बोलने वाले ब्रह्मचारी कमरे से चले गए और जाने के पहले अपने हाथ से लालटेन को मेरे कमरे में रखते हुए गए। अब तक शरीर बहुत थक चुका था। सोचा थोड़ा सो जाऊं। शरीर और मन दोनों ही थका हुआ है, लेकिन नींद नहीं है। सोने की कोशिश व्यर्थ हो गई। चुपचाप लेटा रहा। बहुत सा समय बीत गया। दो बार घंटा बजने की आवाज हुई। निशब्द जीवांतक कमरे के अंदर आए। मेरे पास आकर बहुत ही मृदुल शब्दों में कहा, महंत महाराज भोजन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए।
जीवांतक के पीछे पीछे सीढ़ी तक आगे बढ़ा। उस बरसात की रात में वह भोजन मुझे सारा जीवन याद रहेगा। जीवांतक के पीछे पीछे भोजन कक्ष तक गया। सुसज्जित विराट भोजन कक्ष, दरवाजे और खिड़कियों पर लाल रंग के पर्दे, दीवारों पर मशालदानी में मशालें जल रही हैं। उन्हीं की रोशनी में भोजन कक्ष दिन के उजाले जैसा लग रहा था। एक तरफ की दीवार में वही विभत्स तैलचित्र जिसे मैंने पहले भी देखा था। इसके अलावा नाना प्रकार के चक्र एवं तांत्रिक तंत्र चित्र। इन सब का मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कमरे में जब आया था तब भैरवगण का भोजन शुरू हो चुका था। भोजन बीच में रखकर उसके चारों तरफ गोलाकार में बैठे थे सभी। संख्या में सभी मिलाकर 10 लोग। मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन महंत महाराज के पास ही में एक आसन खाली था। बैठ गया। 3 ब्रह्मचारी कमरे के अंदर बिना आवाज किए आ जा रहे थे। बीच बीच में नए नए व्यंजन लेके आ रहे थे। शाकाहार से मांसाहार में ज़्यादा रुचि ले रहे थे यह साधु। शाकाहारी व्यंजन बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ साधुओं ने शाकाहारी व्यंजन को हाथ तक नहीं लगाया था। मांस, मछली, गोश्त का आयोजन ज़्यादा था। ब्रह्मचारियों ने चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ पीने को लाया। सभी साधु जोर जोर से बोलने लगे, जीवन सुधा, जीवन सुधा, जीवन 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 सुधा। ब्रह्मचारियों ने सभी साधुओं के सामने एक एक पात्र रख दिया। एक पात्र मुझे भी दिया गया। मुंह से लगाकर एक बार पिया। स्वाद कुछ नमकीन जैसा था। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा उसका स्वाद, लेकिन साधु तो बहुत ही चाव से उसे पी रहे थे। अब तक सभी साधु चुपचाप उसे पी रहे थे। इसके बाद उनके बीच में बातें शुरू हो गई। आसन छोड़कर कोई नहीं उठा। शायद और भी कुछ व्यंजन है जिसका इंतजार है। कितना खाएंगे ये सभी साधु? मेरा खाना तो हो चुका था, लेकिन कोई नहीं उठ रहा है, यह देखकर मैं भी नहीं उठ पा रहा था। अचानक हंसी की आवाज से जैसे चौंक गया मैं। सभी साधु हंस रहे थे और हंसने के कारण उनके मुंह और चेहरे का आकार और भी भयानक होता जा रहा था। खाना तो सभी का हो गया था, लेकिन यह अब भी आसन छोड़कर उठ क्यों नहीं रहे हैं? हंसी रुक गई। कमरे की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई है। कमरे की मशालें अब तब में बुझने वाली हैं ऐसा लग रहा था। कमरे में अंधेरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। साधुओं की बातचीत फिर से शुरू हो गई। लाल रोशनी में साधुओं के चेहरे अजीब से लग रहे थे। घर के अंदर का माहौल भी बदल सा गया था। खिड़की और दरवाजे के पर्दे हवा से उड़ रहे थे। लग रहा था उन्हें हवा नहीं, कोई अदृश्य हाथ जोर जोर से हिला रहा हो। दीवार पर लगी डरावनी तस्वीरें देखकर लग रहा था जैसे और भी विभत्स और आतंकमय हो गई हैं। खाने के बर्तन के आसपास मांस की बची हुई हड्डियों को देखकर लग रहा था कि इस जीव की क्या दशा हुई होगी। इस माहौल में साधुओं के बीच की बातचीत ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। यह साधु किसी धार्मिक विषय पर बात नहीं कर रहे थे। यह सभी भूत और पिशाच की बातें कर रहे थे। यह बातें कोई नई नहीं थी, पुरानी थी। हम लोग जब छोटे थे तो इस तरह की डरावनी बातें
और कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन साधुओं को देखकर लग रहा था कि वे लोग इसको सुनकर बहुत आनंद ले रहे थे। खाने के तुरंत बाद मेरे अंदर जो नींद का असर हो रहा था वह अब बिल्कुल भी टूट चुका था। एक अनजाने आशंका से मन जैसे कमज़ोर सा हो गया था। कुछ तो अनहोनी होने वाली है, यह समझ में आ रहा था, लेकिन क्या घटने वाली है यह नहीं समझ पा रहा था। सभी ध्यान देंगे। महंत भैरवनाथ ने दोनों हाथों को उठाकर कहा। इसके साथ ही सभी साधु एकदम से शांत हो गए। सभी ने भैरवनाथ की तरफ ध्यान लगाकर देखा। ठीक उसी समय एक ब्रह्मचारी ने एक बर्तन में कुछ ढक कर भैरवनाथ के सामने रख दिया। बर्तन की तरफ चुप होकर कुछ देर के लिए भैरवनाथ देखता रहा। उसके होंठों पर एक हंसी दौड़ गई। उसके बाद मेरी तरफ देखकर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप आज की रात हमारे यहाँ रुक रहे हैं। बहुत से लोगों का इस जंगल में, इस मठ पर रात्रिवास नहीं हो पाता है। इस निर्जन जंगल में बहुत पहले एक मठ था जिसका नाम था अमृत मठ। महंत रुके, थोड़ा खांसे और फिर कहना शुरू किया। यह मठ बहुत दिनों से परित्यक्त हो चुका है। इस अंचल के लोगों का मानना है कि विशेष विशेष तिथियों पर इस टूटे पुराने मठ के ऊपर एक छाया मठ तैयार हो जाता है, जो कि अद्भुत तानवीय शिल्प कला का साक्षी होता है। छाया मठ कह रहा हूँ बोलकर इसे नकली मत समझना, यह संपूर्ण रूप से वास्तविक है। इस छाया मठ में अब भी एक अमृत दल वास करता है। अमृत? अनजाने ही मेरे मुंह से निकल गया। अमृत। महापिशाच की उपासना करके इस संप्रदाय ने एक तरह से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। दिन में यह सभी मात्र देह हैं, किंतु सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा छाने लगता है तब सभी देह में एक प्राण का संचार होने लगता है। यह ईश्वर के द्वारा दिया गया प्राण नहीं है, यह प्राण महापिशाच के द्वारा दिया हुआ प्राण है। इनकी भूख ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए खाने से नहीं मिटती, पिशाच लोक द्वारा निश्चित किए हुए खाने से ही इनकी भूख मिटती है। अंधेरे में ही रातों रात बन उठा यह छाया मठ जंगल में भटके हुए यात्रियों को पूरी तरह से आकर्षित कर लेता है। यात्री आश्रय की खोज में मठ में प्रवेश करता है और उसके बाद रहने दीजिए वो बात। आपके दोस्त जो इस अमावस रात में घने जंगल के अंदर आपको लेने के लिए नहीं गए, यह उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात आप बोल सकते हैं, क्योंकि वह इस अंचल में नए आए हैं। रास्ता भटक कर वह भी छाया मठ के अंदर जा सकते थे और छाया मठ के अमृत संप्रदाय के हाथों में अगर पड़ जाते तो वह आपके दोस्त की रक्त और मांस से अपनी भूख मिटा लेते। आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है।
अमृत संप्रदाय के लिए यही तो महापिशाच के द्वारा निश्चित किया हुआ उनका भोजन है। इस रहस्यमयी भोजन कक्ष के अंदर बुझती हुई रोशनी के बीच भैरवनाथ की आवाज़ जाने कैसे अस्वाभाविक सी होती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी बातें जैसे मुझे समझ आ रही थी। भटका हुआ यात्री, छाया मठ, अमृत संप्रदाय, घने जंगल के बीच राजसी व्यवस्था। मेरे चेहरे की तरफ आतुरता से देखते हुए उन साधुओं की आंखें जैसे मेरे मन की आकाश में उड़कर आ रहे थे छोटी छोटी चिंताओं के बादल। उसके बाद बहुत सी चीज़ें एक के बाद एक घटने लगी। महंत ने धीरे धीरे उस पात्र के ढक्कन को हटाया। एक रुदन भरा चित्कार मेरे गले से निकल आया। उसके बाद ही जोर की बिजली कड़की और पूरे कमरे में पल भर के लिए रोशनी फैला गई। बाहर से आवाज आई, एक जोरदार बादलों के गरजने की आवाज। सभी साधु एक साथ हंसने लगे। यह कैसी पिचाश जैसी हंसी है। जैसे किसी नरक के अंधकार से यह हंसी बहती हुई आ रही है। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा एक आधे कीचड़ भरे गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। पूरी रात तेज बारिश के कारण पूरा बदन मेरा भीगा हुआ था। उठने की कोशिश करने लगा तो सीधा हाथ उठा ही नहीं पा रहा था। मोच आई है या कि फ्रैक्चर है, समझ में नहीं आया। बहुत जोर से दर्द हो रहा था। किसी तरह गड्ढे से निकलकर बाहर आया। फिर से सामने मठ, टूटे फूटे मंदिर और पुराने घर के अवशेष दिख रहे थे। रात बीत गई, बारिश भी रुक गई। आसमान में अब भी बादल छाए हुए हैं। तेज हवा अभी भी चल रही है। इस टूटे थके हुए शरीर को लेकर किसी तरीके से तनतनिया गांव पहुंच गया। सत्यजीत के कैंप के सामने पहुंचा। कैंप के नौकर के मुंह से जो मैंने सुना तो जैसे पागल सा हो गया। मैंने सुना कि मुझे लेने के लिए सत्यजीत कल कृतांतपुर की जंगल से होते हुए स्टेशन की तरफ निकला था, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा था। नौकर सोच रहा है कि जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा आए। उस रात की बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वह मंत्र पाठ, वह महंत, वह जीवांतक, भोजन करते हुए अमृत संप्रदाय, अन्य भैरव और ब्रह्मचारी। नींद में, सपने में, नशे में, होश में कभी भी मैं इस घटना को भुला ही नहीं पा रहा हूँ। भगवान से मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मेरे मन से इस याद को हमेशा के लिए मिटा दे। उन यादों ने मुझे पागल कर दिया था। घटना ठीक उस वक्त की है जब खूब जोर से बिजली कड़की थी। मेरा मन जानता है कि मैंने जो भी देखा था वह एकदम सच था और इस भयंकर सच का बोझ मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन की शांति हमेशा के लिए चली गई है, जो कभी लौट के नहीं आएगी। पूरा जीवन जैसे अभिशप्त हो गया है मेरा। उस रात उस जोर से कड़कती हुई बिजली के ठीक पहले
भैरवनाथ ने अपने सामने रखे हुए पात्र से उस ढक्कन को जब खोला, तब मैंने क्या देखा था जानते हैं? देखा था पात्र के ठीक बीच में रखा हुआ है पका कर एक इंसान का सिर, और वह सिर मेरे दोस्त सत्यजीत सेन का था।